डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केएम नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस या कार्डिनल साइन, जैविक चिन्ह। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन को हम कार्डिनल साइन या वाइटल साइंस कहते हैं। एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यह हमेशा नॉर्मल मिलेंगे। जो स्वस्थ रहेगा, सामान्य रहेगा, उसके शरीर में, इसलिए इन्हें प्राणमूलक चिन्ह यानी जैविक चिन्ह कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इनका इम्पोर्टेंट हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले उसका हम लोग वाइटल साइंस लेते हैं। पेशेंट कोई भी डिजीज लेकर के आए, लेकिन उसमें वाइटल साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नॉर्मल, क्योंकि जब हमें नॉर्मल पता रहेगा तब हम किसी की एबनॉर्मलिटी को क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120 जो है ये सिस्टोलिक बीपी हो गया और 80 जो है वो डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। यहाँ 70 से 90 mm ऑफ HG तक नॉर्मल मानते हैं डायस्टोलिक बीपी को, और 110 से 130 mm ऑफ HG नॉर्मल मानते हैं। मान लीजिए किसी का बीपी 110/70 आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल ही कहलाएगा। 130/90 आया तो 90 भी जो है 130/90 भी नॉर्मल ही कहलाता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली 120/80 नॉर्मल होगा। यहाँ हम रेंज बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर यही जो है हमें एग्ज़ाम में इसी की बात करनी है। रेंज अगर आपसे पूछे तो ये बोलना है, नॉर्मल पूछे तो 120/80 बोलना है, आंसर देना। बात करेंगे हम पल्स की। 72 बीट पर मिनट पल्स जो है नॉर्मल है। 1 मिनट में 72 बार जो पल्स बीट होती है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी रेंज की, तो रेंज जो है 60 बीट टू 100 बीट पर मिनट, 60 से 100 तक जो है वो नॉर्मल कहलाती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल माना जाता है। रेस्पिरेशन की बात अगर हम करें तो 16 से 24 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि बॉडी टेम्परेचर। यहाँ जैविक चिन्ह की बात हुई। इसके अंदर हम अब डिस्कस करेंगे बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में हम बात करेंगे शारीरिक तापमान को
ऊष्मा के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे शरीर बनाए रखता है, या इसे शरीर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा एवं ऊष्माशय के मध्य संतुलन को परिभाषित किया जा सकता है। शरीर में तापकरण नियंत्रण दो क्रियाविधियों द्वारा होता है। एक होता है थर्मोजेनेसिस और दूसरा है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस सेकंड है थर्मोलाइसिस, यानी ऊष्मा उत्पत्ति और ऊष्मा क्षय। ऊष्मा उत्पत्ति और ऊष्मा क्षय। हमारा शरीर जो गर्म होता है और जो ठंडा होता है, क्षय मीन्स हीट लॉस, हीट प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन कैसे होगा और हीट लॉस कैसे होगा? यहाँ हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो ऊष्मा के निदान द्वारा रासायनिक नियमन जो है उसके कारण से ऊष्मा उत्पत्ति होती है, और क्षय जो होगा वो ऊष्मा के क्षय या हानि या भौतिक नियम द्वारा। ऊष्मा से हीट लॉस कैसे भी हो सकता है? ठंडी हवा है, अगर किसी को फीवर है, ठंडी हवा चल रही है, डेफिनेटली उसका फीवर डाउन हो जाएगा, या हम उसको क्या करेंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे तो भी वो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। हीट प्रोडक्शन जो है बॉडी जब बीमार रहती है या हाई ग्रेड टेम्परेचर के अंदर, जैसे कि बहुत तेज़ धूप है, तेज़ धूप के अंदर वो अगर कोई भी व्यक्ति काफ़ी देर तक रहता है तो उसको फीवर भी आ सकता है उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि वहाँ जो है उत्सर्ग सीधा जो है पसीना बनता ही नहीं है, डायरेक्ट वो पसीना बनने से पहले ही सूख जा रहा है, तो उससे ऊष्मा की उत्पत्ति होगी और वो हीट प्रोडक्शन करेगा। यहाँ हम बात करते हैं ऊष्मा को नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस, इसके द्वारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर अगर चाहे ब्लड ठंडा हो चाहे गर्म हो, यानी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड हो या हॉट हो, जब भी हॉट होगा या कोल्ड होगा तो ब्लड जो है वेन और आर्टरी में से बहते हुए हाइपोथैलेमस से होते हुए गुजरेगा। जब इसको पता चलेगा कि बॉडी टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, यानी हाई फीवर टाइप हो रहा है, तो ये अपना कोशिश करेगा उसको टेम्परेचर को डाउन करने का। अगर यहाँ कोल्ड ब्लड जाएगा तो उसको ये गर्म करने की कोशिश करेगा। गर्म मीन्स जो शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं हैं उनको बढ़ा करके उसको हीट प्रोडक्शन करने का। जब तक इसे शरीर से बाहर ना निकाला जाए, इसके शरीर से क्षति ना हो, किसी भी प्रकार का संतुलन बनाए रखना संभव नहीं है। हाइपोथैलेमस के बिना बॉडी टेम्परेचर जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऊष्मा शरीर में निम्न तरीकों से उत्पन्न होती है। ऊष्मा कैसे कैसे उत्पन्न होती है? भोजन के ऑक्सीकरण से। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप देखिए आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन के दौरान भोजन का ऑक्सीकरण। जब भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान ऊष्मा एक सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं तो उसका जब भी ऑक्सीडेशन होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद उससे जो एनर्जी प्रदान होगी वो कितने किलो कैलोरी प्राप्त होगी। यहाँ हम 1-1 ग्राम की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम अगर प्रोटीन हम इनटेक लेते हैं डाइजेशन के लिए, उसका जब भी डाइजेशन होगा तो उससे जो कैलोरी बनेगी वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। कितना? 4 किलो कैलोरी
ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। यहाँ हम बात करते हैं 1 ग्राम फैट्स की, फैट्स यानी वसा। अगर हम 1 ग्राम फैट्स डाइजेस्ट करते हैं तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका एक क्वेश्चन बनता है, तीनों से पूछा जाता है, जनरली प्रोटीन और 1 ग्राम फैट्स के बारे में इससे हमें पूछा जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरी। यह आपका कंपटीशन रिलेटेड भी क्वेश्चन है और ऐसे भी बुक में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान भी ऊष्मा का हीट प्रोडक्शन होता है। आप जब भी देखते हैं कि रनिंग करेंगे, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। व्यायाम के दौरान ऊष्मा का उत्पादन उसके शरीर से उत्सर्जन के अनुपात में अधिक होता है। व्यायाम करते समय शरीर में संग्रहित ग्लाइकोजन शर्करा ग्लूकोज में टूट जाती है एवं साथ में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जितना अधिक व्यायाम किया जाता है उतनी ही अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है। व्यायाम करते समय त्वचा को होने वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एवं व्यक्ति को गर्मी महसूस होती है। जब भी आप रनिंग करते हैं, रनिंग एक्सरसाइज, तो इस दौरान क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाएगा और जब बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा। हीट का प्रोडक्शन मतलब गर्मी का निर्माण। आप देखते हैं कि ठंडी के मौसम में भी अगर हम लोग रनिंग करते हैं तो उस दौरान भी हम पंखा ऑन करना पड़ता है कि बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर हीट रहती है और वो हीट का प्रोडक्शन, ऊष्मा का प्रोडक्शन होता है। कब कब? एक्सरसाइज के दौरान। फिर आता है स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी भावावेग। इमोशन यानी स्माइल, रोना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा, ये जो है एक प्रकार के इमोशंस हैं। इमोशंस, जब भी इमोशंस रहते हैं, अगर गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है, उस समय गुस्सा आएगा, रोना, तेज़ी से रोना, तो उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, हीट प्रोडक्शन होगा उस समय। और दूसरा है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण एवं वायुमंडल स्थितियों में परिवर्तन। वायुमंडल में चेंजेज होता है, उस समय भी हमारे टेम्परेचर जो है घटेगा या बढ़ते रहता है। कमरे का उच्च तापक्रम शरीर के तापक्रम में वृद्धि करता है। अगर रूम का हाई टेम्परेचर रहेगा तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग धूप में कई लंबे समय तक अगर हम लोग खड़े रहते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर भी हमारी जो है बॉडी गर्म हो जाती है, यानी इसे हम सन स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा हीट स्ट्रोक कहते हैं। सन स्ट्रोक यानी सूरज के प्रकाश में ज़्यादा देर खड़ा रहने से भी हमें फीवर आ जाता है। बात करते हैं किताबी भाषा की। कमरे का उच्च तापक्रम शरीर के तापक्रम में वृद्धि करता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया की रोक कर अत्यधिक, जो वाष्पीकरण होने नहीं देता, अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर हीट बहुत तेज़ है, 52-54 डिग्री टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ
पसीना नहीं आएगा आपको, वहाँ डायरेक्ट बॉडी इतना गर्म हो जाएगी कि वाष्पीकरण की क्रिया ही बंद हो जाएगी। उसके बाद में अत्यधिक उच्च बाह्य तापक्रम, बाहरी तापक्रम जो है वो इतना अधिक हो जाएगा कि ये शरीर की ऊष्मा नियमन की प्रक्रिया को बिगाड़ देता है और उसकी वजह से हीट सन स्ट्रोक होता है। और हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक होता है। आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं और ये हिस्ट्री लेकर के आते हैं कि सुबह से काम कर रहा था और इसको पानी की कमी हो गई। वो हीट स्ट्रोक जो है उसी के कारण होता है, या इसके ये भी कह सकते हैं गर्म तेज़ हवाएं जहाँ चलती है इंडिया के पूर्वी पश्चिमी जगह जो है वहाँ पे बहुत तेज़ हीट स्ट्रोक चलते हैं। गर्मी, लू जिसे हम बोलते हैं, गर्म हवाएं, ये जहाँ चलती है वहाँ पे हीट स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स के इफ़ेक्ट। हार्मोन्स के इफ़ेक्ट, बॉडी के अंदर हार्मोन्स की सीक्रेशन ज़्यादा होने से भी बॉडी का टेम्परेचर घटता या बढ़ता है। फिर हम बात करेंगे डिजीज़ कंडीशन, बीमार रहने पर डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन के अंदर अभी भी ऊष्मा का प्रोडक्शन होता है। ये तो हो गया, हम बात किए हैं ऊष्मा का प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मतलब शरीर का तापक्रम। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल माना जाता है, या 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल माना जाता है। यहाँ नॉर्मल की बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है। नॉर्मल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तो 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये एग्जैक्ट है। इसमें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि शरीर का तापक्रम कहाँ से कहाँ तक, शरीर के तापक्रम की नॉर्मल रेंज बताओ, तो ये हो जाएगा उसमें से। अगर फ़ारेनहाइट में आपसे आंसर में ऑप्शन देता है तो आपको 97 से 99 करना है, और अगर सेंटीग्रेड के अंदर रहता है तो आपको 36.1 टू 37.2 लिखना है। लेकिन अगर आपको पूछे कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितना रहना चाहिए, उसमें अगर ये ऑप्शन आए तो आपको ये देना है। फ़ारेनहाइट में आए तो फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में आए तो सेंटीग्रेड। दो क्वेश्चन यहाँ रेडी होते हैं। ये आपको यहाँ से भी है और कंपटीशन बेसिस पे भी इसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को कौन कौन इफ़ेक्ट करते हैं। सेम वही है जैसे कि भावावेग, इमोशंस, कौन कौन इफ़ेक्ट करते हैं। इमोशन बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगे। अत्यधिक भावुक व्यक्ति में भी तापक्रम का अंतर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर बहुत जोर से रोया है, या काफ़ी देर तक रो रहा है, या बहुत दुखी है, या बहुत ज़्यादा खुश है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा बिल्कुल, और इसका डाउन मिलेगा, या इसका बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि पेशेंट रोया है, उसकी एनर्जी लॉस हुई है, तो ऊष्मा का संचार होगा, उसका बॉडी गर्म मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिन का समय में भी, यानी मॉर्निंग के समय में टेम्परेचर जो है कम रहता है और शाम में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, अमूमन मॉर्निंग से। फिर हम बात करेंगे माहवारी के समय। माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल
इस दौरान बॉडी टेम्परेचर जो है डाउन मिलेगा, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद में टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ घटा हुआ मिलेगा, यहाँ बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद में एज से भी इफेक्ट पड़ता है। कम उम्र के लोगों का तापक्रम वृद्ध लोगों की तुलना में अधिकतम रहता है। ओल्ड एज का कम रहेगा और यंग का ज़्यादा रहेगा। एज भी इफेक्ट इसमें करती है। बात करेंगे व्यायाम यानी एक्सरसाइज अगर करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर हम बात करते हैं उपवास की। जो लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग आप करते हैं कि नहीं करते हैं? फास्टिंग करेंगे तो उस व्यक्ति का टेम्परेचर नॉर्मल से कम मिलेगा। फास्टिंग करने वाले लोगों का भी टेम्परेचर कम मिलेगा। और एनवायरनमेंट में भी गर्मी में टेम्परेचर जो है कम मिलता है और ठंडी में टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी ये जो है कुछ ऐसे बॉडी के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो अफेक्ट करती है। और अब हम बात करेंगे थर्मामीटर की। थर्मामीटर तो आप सबने देखा होगा। यहाँ दो प्रकार के थर्मामीटर हैं, एक हो क्लिनिकल और दूसरा है डिजिटल थर्मामीटर। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं डिजिटल थर्मामीटर की। ये जो है ये डिजिटल थर्मामीटर है। इसके ऊपर एक स्विच है जिसको हम ऑन करेंगे और जांच करने के लिए, देखिए इसमें नंबर दिख रहा है आपको, आ रहा। ये जैसे लो आया है, लो लिखने के बाद में हम लोग इसको टेम्परेचर को चेक करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की। इसे हम कहेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो है देखिए, इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। यहाँ हम इसको बल्ब कहेंगे, इसमें पारा भरा रहता है और ये जो है स्टेम कहलाता है। जब भी हम इसको साफ करेंगे, यहाँ देखिए आपको एक चमकता हुआ लाइन नज़र आ रहा है, ये देखिए आया, ये वाला, ये जो है ये पारा है, यहाँ तक आया हुआ। जब भी और टेम्परेचर अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये पारा ऊपर तक चढ़ेगा। इसके अंदर जो है अगर हम सेंटीग्रेड की बात करें तो 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक मार्किंग रहता है। यानी यह है 35 से 42 तक टेम्परेचर चेक कर सकता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसके अंदर नंबर अंकित रहता है। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे साफ़ किया जाए। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसको स्प्रिट स्वैप से साफ़ करेंगे तो हमें इसको यहाँ से ऐसे करना है। क्यों करना है? बल्ब से इस साइड से क्यों नहीं साफ़ करना, इस साइड से साफ़ करते हुए क्यों नहीं लाना, उसका लॉस है। और यहाँ से अगर हम लोग स्टेम से बल्ब की तरफ साफ़ करते हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा होना है, क्योंकि ये जो है यहाँ बल्ब है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया रहता है। यानी हम ऑरली चेक करते हैं, एक्जिला चेक करते हैं, तो ये जो है सबसे अफेक्टेड पार्ट रहेगा। यहाँ बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा स्टोर रहेंगे। अगर हम इसको इस टाइप से यहाँ से साफ़ करेंगे तो यहाँ जो बैक्टीरिया रहेगा वो यहाँ तक भी आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ से साफ़ करते हुए बल्ब की तरफ ले जाएंगे
तो क्या होगा, ये कम अफेक्टेड पार्ट है और ये ज़्यादा अफेक्टेड है, तो कम वाला पूरा क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा वाला भी इसके साथ में क्लीन हो जाएगा। इसको साफ़ करने का भी तरीका होता है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, यानी हमारा जो थर्मामीटर है वो कौन से सॉल्यूशन में कितनी मिलावट के बाद, यानी उसमें कितना पानी मिलना चाहिए, उसके बाद उसको कितनी देर तक रखना चाहिए, तब वो कंप्लीटली डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट यानी रोगाणु मुक्त हो जाएगा। बात करते हैं, एक सारणी हम बनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम बोलते हैं रोगाणु नाशक, यानी वो सॉल्यूशन जिसे बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया को मारा जा सके, रोगाणु नाशक का नाम। उसके बाद में सांद्रता, यानी कितना मिलाना है, और उसके बाद समय, कितना देर तक हमें इसमें रखना है। पहले हम बात करते हैं डेटॉल की। हमारे सब घर में, हर घर में डेटॉल लगभग रहता है। तो डेटॉल जो है उसकी सांद्रता क्या रहेगी, 1 डेटॉल रहेगा और 40 पानी रहेगा, वाटर। यानी अगर हम बात करें 1 ml डेटॉल लेना है और 40 ml वाटर लेना है, 1 ml की बात हो रही है, तो कितना हुआ, 41 ml हो गया टोटल। उसके अंदर इस थर्मामीटर को हमें कितना देर तक रखना है, 5 मिनट, तब जाकर के वो कंप्लीटली डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। यानी हम एक मरीज का अगर हम चेकआउट करते हैं तो उसके बाद उसे डिसइंफेक्टेंट करना है ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट का हमें टेम्परेचर चेक करना है। ये जब करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि वो जो पेशेंट है, पहला मरीज है, वो जिस बीमारी से भी ग्रसित है, उसके कोई भी बैक्टीरिया दूसरे मरीज को नहीं जाएगा, यानी क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा। एक तो ये बीमार है ही, सामने वाला भी बीमार है, इसकी बीमारी उसमें भी चली जाएगी, लेकिन ये करने के बाद नहीं जाएगी। बात करते हैं हम सेवलॉन की। सेवलॉन के अंदर 1:20, यानी 1 ml अगर हम ये है सेवलॉन लेते हैं तो 20 ml हमें पानी लेना है, तब जाकर कि हमारा सॉल्यूशन रेडी होगा। इसमें हमें 5 मिनट के लिए रखना है। तीसरा हम बात करते हैं लाइजोल की। लाइजोल, यहाँ हम बात करते हैं 1:40, यानी 1 ml लाइजोल लिया जाएगा तो 40 ml वाटर लिया जाएगा, और इसको कितना देर रखना है, 3 मिनट के लिए। इसमें सिर्फ 3 मिनट रख लेंगे तो ये जो है डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा टेम्परेचर को थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट करने का तरीका। ये आपको सॉल्यूशन पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनता है इसका कि डेटॉल सॉल्यूशन के अंदर कितना जो है सांद्रता रहनी चाहिए, यानी डेटॉल सॉल्यूशन कैसे बनता है, कौन सा अनुपात रहेगा, ये अनुपात कौन से अनुपात में डेटॉल का सॉल्यूशन तैयार होगा, किसके लिए, थर्मामीटर के लिए, तो हम बोलेंगे 1:40। सेवलॉन का अगर पूछा जाए तो 1:20, और लाइजोल का 1:40। आपसे टाइम भी पूछ सकते हैं कितने मिनट तक लाइजोल सॉल्यूशन के अंदर थर्मामीटर कितने मिनट तक रखा जाता है, 3 मिनट। सेवलॉन सॉल्यूशन में कितने अनुपात में कितना मिनट रखा जाता है, 1:20, 5 मिनट के लिए। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर जो है उसको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हैं। पहला है हमारा फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का सूत्र, यानी
फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना, कैसे बदलना? कैसे होगा? C बराबर F माइनस 32 5/9 इंटू, इसका मतलब इससे वैसे भी इसका मतलब भी इंटू ही हो गया, और 5/9 अगर क्रॉस करते हैं तो भी इसका मतलब हो गया। तो हम मानते हैं कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में बदलते हैं। ये सूत्र आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने का सूत्र बताओ। ये आपको हॉस्पिटल में बहुत काम आएगा। कहाँ काम आएगा? कि जब कहीं थर्मामीटर ख़राब हो गया और फ़ारेनहाइट आपको मिला हुआ है और डॉक्टर ने पूछ लिया सेंटीग्रेड में बताओ, तो कैसे बताओगे? आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि मान लीजिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम 2 सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे, ये क्वेश्चन है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, हाउ, क्वेश्चन मार्क, कैसे करते हैं? यहाँ C बराबर फ़ारेनहाइट कितना है? 104 माइनस 32 इंटू 5/9, कितना आया इसके अंदर? 104 में से 32 घटाओ, देखिए 2 और 10 में से 3 गया 7 इंटू 5/9। 8 बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितना हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 से काट लिए, 9 एक 9, 9 8 72, 8 बचा, 8 इंटू 5 बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। आपको बहुत काम आने वाला है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा और ये भी खूब काम आने वाला है। अच्छा भी लगेगा, साइंस के अंदर मैथ्स आ गई। अब हम बात करेंगे कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाए। यानी हम बात करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, हाउ, कैसे, इसको हम कैसे बदल सकते हैं? तो इसका अगर सूत्र हो गया फ़ारेनहाइट बराबर 37 इंटू 9/5 प्लस 32 कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, अंदर वाला वो बाहर बाद में होगा। 9 9 5 45 63, 9 7 63 का 30 6 आ गया, 9 3 27 और 6 33 बटा 5 से हम इसे काटेंगे तो 6 30 बचा 3, फिर 3 हो गया 33, फिर से 6, उसके बाद में पॉइंट लगेगा, फिर शून्य आएगा तो 6 30, यानी 66.6 प्लस 32 बराबर, कैसे ये जुड़ेगा? ऐसे जुड़ेगा 66.6 बटा 32। पॉइंटों के बाद वाली चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रहता। 6 2 8, 6 3 9.6
यहाँ इसका आंसर हुआ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता, इसी को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का ये फॉर्मूला है, आपको ऐसे करना है। ये हो गया डिग्री टू सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया है। अब हम बात करते हैं तापमान नापने की जगह, यानी साइट ऑफ टेम्परेचर टेकिंग, या ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर टेकिंग साइट। 3 साइट इसमें होती है, पहला ओरली, दूसरा एक्सिला, तीसरा रेक्टम। यहाँ हम इनके फायदे और नुकसान देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरली की, यानी ओरली अगर हम टेम्परेचर लेंगे, एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि जब भी आप ओरली टेम्परेचर लेंगे तो यहाँ अगर हम 98.6 मानते हैं तो वही एक्सिला में हमें कितना मिलेगा, 97.6, और वही अगर रेक्टम की बात करें तो 99.6। शरीर एक ही है, बॉडी से ही टेम्परेचर लिया जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। जब क्योंकि इसलिए हम जनरली ओरली प्रीफर करते हैं। एक्सिला जब भी टेम्परेचर लिया जाएगा तो उसके अंदर हमें 97.6 यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम मिलेगा, तो हमें उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है, जोड़ देना है, +1 करना है। जो भी आया उसमें +1 करना है और इसके अंदर -1 करना है। तो रेक्टम के द्वारा लिया गया टेम्परेचर जो भी मिले उसमें आपको एक -1 करना है। तो 99.6 -1 यानी 98.6, और एक्सिला से जो भी टेम्परेचर मिलेगा उसमें आपको एक +1 जोड़ना है, तो 98.6। ओरली का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। अब हम बात करते हैं ओरली टेम्परेचर, क्या हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। ओरली टेम्परेचर के पहले हम लाभ की बात करते हैं, फिर हम इसकी हानि की बात करते हैं। लाभ की बात यह है कि जीभ के नीचे रक्त प्रदाय ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से बिल्कुल ठीक जो है शारीरिक टेम्परेचर हमें इसमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मामीटर बल्ब की बाहर की वायु के संपर्क में आने की संभावना कम रहती है। जब भी हम इसको जीभ के नीचे रखेंगे तो बाहर की कोई हवा उसको अफेक्ट नहीं करेगी, ठंडी हवा होगी तो भी नहीं करेगी और गर्म हवा होगी तो भी नहीं करेगी। थर्मामीटर जीभ के नीचे आसानी से पकड़ा जा सकता है, अतः मुंह बंद होने पर थर्मामीटर के मुंह से नीचे गिरने की संभावना कम रहती है। पर बिल्कुल पकड़ सकते हैं उसको तो गिरेगा भी नहीं। मुंह द्वारा तापक्रम लेने पर मरीज को एकांत की आवश्यकता, बिल्कुल कोई भी हम लोग मेडिकल प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल बहुत अच्छे से रखना होता है। अगर आप प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मरीज आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, जिससे हमें कोई भी चीज़ सही से नहीं मिलेगी। अगर हम ऑब्जर्वेशन भी करेंगे तो वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, और ये हम लोगों का फ़र्ज भी है कि मरीज की प्राइवेसी का हम लोग ख्याल रखें। ये तो हो गए इसके लाभ। अब हम इसके हानियों की बात करते हैं कि ओरली टेम्परेचर लेने के नुकसान क्या क्या हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि पेशेंट को मालूम नहीं पड़ता है कि थर्मामीटर का बल्ब ठीक स्थान पर है। बिल्कुल, अगर हम लोग नर्स जो है पेशेंट के जीभ के नीचे अपने से रखती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मुंह में रख करके घूमते रहता है, लेकिन जीभ के नीचे रखना, जब तक जीभ के नीचे नहीं रखा जाएगा तो वो टेम्परेचर उसका सही से नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या है, बच्चों के लिए, बिल्कुल बच्चों को हम शीशा का जो कांच का बना होता थर्मामीटर उसको हम जीभ के नीचे नहीं रखने के लिए दे सकते हैं। क्यों, उसको चबा लेगा, या ना समझ, या साइकिट्रिक पेशेंट, पागल जो होते हैं, पागल मेंटली रिटार्ड, उन लोगों को हम ओरली टेम्परेचर के लिए नहीं प्रीफर करते हैं, उनको एक्जिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि थर्मामीटर को हमने ठीक तरह से डिसइंफेक्टेंट नहीं किया, जो हम सॉल्यूशन बनाए थे यहाँ पे सेवलॉन का, लाइजोल का और डेटोल का,
अगर उससे हम ठीक से इन्फेक्ट नहीं किए उसको डिसइंफेक्टेंट, तो क्या करेगा, इस मरीज़ का बीमारी दूसरे मरीज़ को मिल जाएगा। तो हमें उस बात का विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए वो सॉल्यूशन रेडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लंबे समय तक अगर हम पेशेंट के मुंह में थर्मामीटर रखेंगे तो क्या होगा, मरीज़ थक जाएगा, बार बार वो हमें देखते रहेगा, थकने की वजह से वो हमें कोऑपरेट नहीं करेगा। बात करते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन लोगों के अंदर ओरली टेम्परेचर जो है हमें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि वो मरीज जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, घबराया हुआ है मतलब किसी डर के कारण, या अचेत यानी बेहोश पेशेंट है, हिस्टेरिकल पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट हो गया, या जो भ्रमित हो, या जो हमारे इंस्ट्रक्शन को समझने में असमर्थ हो, हम बोल कुछ रहे हैं और वो कर कुछ रहा है, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, ऐसे लोगों का हमें ओरली टेम्परेचर नहीं लेना है। इंक्लूड बच्चों का, कन्वल्जन, जिसको ताड़ें आ रही है, चमकी आ रही है ना, सीजर, ताड़, चमकी,